अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शेरी। आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे सेकंड डायस्पोरा को। सेकंड डायस्पोरा यानी कि सेकंड डिस्पर्सल, यानी कि लैंग्वेज जो है वो दूसरे एरियाज़ में किस तरह से डिस्पर्स हुई थी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड डायस्पोरा में हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो माइग्रेशन है एशिया एंड अफ्रीका में। ठीक है, अब जो फर्स्ट डायस्पोरा था हमारे पास वो किस चीज़ से लिंक था? फर्स्ट डायस्पोरा वाज लिंक्ड टू स्लेव ट्रेड एंड माइग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड डायस्पोरा है ये हमारे पास लिंक्ड है कॉलोनियलाइजेशन से। ठीक हो गया, सेकंड डायस्पोरा किससे लिंक्ड है? कॉलोनियलाइजेशन से, यानी कि कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने चीज़ों को कॉलोनाइज किया और वहाँ से इंग्लिश स्प्रेड हुई। अब ये जो डायस्पोरा सेकंड है इसके अंदर हमारे पास जो मेजर डिस्कशन होगी वो एशिया एंड अफ्रीका पे। अफ्रीका में हमारे पास ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, और एशिया में हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, और इस तरह के कंट्रीज होंगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि दिस इज़ द माइग्रेशन टू एशिया एंड अफ्रीका, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका, ईस्ट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ पैसिफिक एंड कोलोनियल अफ्रीका। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डील करने वाले हैं। अब ये जो सेकंड डायस्पोरा है दैट टुक प्लेस बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरी, यानी कि 18th और 19th सेंचुरी के बीच में 1700 से लेके 1800 तक। ठीक है, ये जो है ये इसमें ये सारा जो सेकंड डायस्पोरा है वो इस ड्यूरेशन में अकर कर रहा है। ठीक है, अफ्रीका सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा अफ्रीका के। अफ्रीका में हमारे पास जो है वो जो कॉलोनाइजेशन थी वो किस तरह से हुई, किस स्टेप्स में हुई, क्या बेसिस थे उसकी एंड ऑल। तो अफ्रीका में हमारे पास जो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट है वो अफ्रीका में दो तरह से हमारे पास हुई थी। पहला था वेस्ट अफ्रीका, दूसरा हमारे पास ईस्ट अफ्रीका। अब यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में हमारे पास क्या हुआ, कॉलोनाइजर्स आए तो सही लेकिन दे डिडंट सेटल, वो यहाँ पे सेटल नहीं हुए। कॉलोनाइजर्स आए लेकिन यहाँ पे सेटल नहीं हुए। अब ये वेस्ट अफ्रीका स्लेव ट्रेड से लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो है पिजन और क्रियोल की डेवलपमेंट भी हुई। अब ये एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ पिजन एंड क्रियोल, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पिजन और क्रियोल का पता होना हमें ज़रूरी है। याद है हमने लिंगुआ फ्रांका एक चीज़ पढ़ी थी, तो बेसिकली कॉन्टेक्ट लैंग्वेज हमारा पिजन होता है। ठीक है, अगर दो कंट्रीज़ हैं उनके पास हमारे पास उनके कॉमन बात करने की लैंग्वेज नहीं है एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, तो वो जो लैंग्वेज डेवलप करेंगे उसको हम कहेंगे पिजन। और वही पिजन जब आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन की, यानी कि उन्हीं लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी नेटिव लैंग्वेज बन जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रियोल। कि पिजन जो है वो क्रियोल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पिजन की जो है वो क्रियोलाइजेशन हो जाए। ठीक हो गया, ये डिटेल हम आगे पढ़ेंगे तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि वेस्ट अफ्रीका में हमारे पास इंग्लिश कैसे स्प्रेड हुई। तो वेस्ट अफ्रीका में हमारे पास इंग्लिश जो है वो स्लेव ट्रेड के थ्रू से जो है वो डेवलप हुई, और उसमें पिजन और क्रियोल की डेवलपमेंट हुई, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे वो नए थे, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो कि पिजन साबित हुई। उसके बाद 15th सेंचुरी से ये मामला शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो दे ट्रैवल्ड बट नेवर सेटल्ड। ब्रिटिशर्स कभी भी सेटल नहीं हुए वेस्ट अफ्रीका में। इंग्लिश वहाँ पे यूज होती थी लिंगुआ फ्रांका के तौर पे, यानी कि कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो है इंग्लिश कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होती थी। अब ये ब्रिटिशर्स एंटर कहाँ से हुए? ब्रिटिशर्स हमारे पास एंटर हुए डिफरेंट कोस्टल एरियाज से। कोस्टल एरियाज का मतलब है जो साहिली इलाके थे, फॉर एग्जांपल गैम्बिया, सीरिया लियोन। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन से डायस्पोरा में कौन सी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। गैम्बिया, सीरिया लियोन, गना, नाइजेरिया, कैमरून, लाइबेरिया, ये 6 कोस्टल एरियाज थे जहां से वेस्ट अफ्रीका में हमारे पास कॉलोनाइजर्स एंटर हुए। ठीक हो गया, एंटर थ्रू डिफरेंट कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में कौन कौन से? गैम्बिया, सीरिया लियोन, गना। सीरिया लियोन का जो हमारे पास पिजन था, यानी कि जो उनकी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज थी वो थी कीरो। ठीक है,
घना, नाइजीरिया, कैमेरोन का जो पिजन हमारे पास था वो कैमेरोन ही था, यानी कि उनकी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज का नाम भी कैमेरोन था, और लाइबेरिया यहाँ से एंटर हुए। अब उसके बाद इन स्टेट्स में इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे ऑफिसेज में यूज होती है, यानी कि बेसिकली द स्टेटस ऑफ दैट लैंग्वेज इज रेज्ड अ बिट, ठीक है, वहाँ पे वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो इंग्लिश को इन 6 स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। उसके बाद वेस्ट अफ्रीका में क्या हुआ कि पिजन्स और क्रियोल्स डेवलप हो गए, ठीक है, कंट्रीज़ में। इन कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ पे कैमेरोन का जो था वो कैमेरोन पिजन था, मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, और जो कीरो पिजन है वो सीरिया लियोन का था। ठीक हो गया। तो ये जो हैं कैमेरोन पिजन और कीरो पिजन, ये आज जो हैं इन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादातर L2 के तौर पे यूज़ करें, ठीक है, L2 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज। ओके, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका का मेजर पॉइंट हमारे पास क्या है कि सेटलर्स केम बट नेवर सेटल्ड, ठीक है, सेटलर्स यानी कि कॉलोनाइजर्स, वो आए लेकिन कभी सेटल नहीं हुए। अब हम आ जाते हैं ईस्ट अफ्रीका की तरफ। ईस्ट अफ्रीका हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स एक्सटेंसिवली सेटल्ड देयर फ्रॉम 1850 ऑनवर्ड्स। ईस्ट अफ्रीका 1850s, ठीक हो गया, कि 1850 से आगे जो ईस्ट अफ्रीका में सेटलर्स हैं वो आए और वो वहाँ पे रहे भी, वहाँ पे सेटल भी हुए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। 1850 से ऑनवर्ड वहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है, और वहाँ पे उनकी जो है वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद हमारे पास है ईस्ट अफ्रीका में जो आगे चीज़ें हुई, कौन सी स्टेट्स, जैसे वेस्ट अफ्रीका में हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स थी, उसी तरह से ईस्ट अफ्रीका में भी हमारे पास स्टेट्स हैं, जैसे कीनिया, युगांडा, तंजानिया, मलवाई, ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। अब ये 6 स्टेट्स जो थी, जिस तरह से वहाँ 6 स्टेट्स थी उसी तरह से यहाँ भी हमारे पास 6 स्टेट्स हैं। अब ये जो 6 स्टेट्स थी ये ब्रिटिश कॉलोनीज बनी एट वेरियस पॉइंट्स, दे बिकेम द ब्रिटिश कॉलोनीज एट वेरियस पॉइंट्स बिटवीन 19th एंड 20th सेंचुरी, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। ये सारी की सारी हमारे पास कंट्रीज़ जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ बनी, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ के तौर पे डेवलप हुई, और उसके बाद आगे हमारे पास जो है इन्हीं कंट्रीज़ में इंग्लिश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द मेजर इंस्टीट्यूशंस, जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट, लॉ। अब जहाँ पे भी कोई कंट्री में नए लोग आएंगे वो सबसे पहले अपना जो है वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, बिकॉज दे नो कि एजुकेशन सिस्टम को जब आप अटैक करोगे, आप अपनी वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस कराओगे, तो वहाँ से लोग आपकी वैल्यूज़ को फोकस करेंगे एंड देन वो वैल्यूज़ नस्ल दर नस्ल उस कंट्री में फॉल करती जाएंगी, उस कंट्री में रचती बसती जाएंगी, जिसको कहते हैं। तो ये सारा सीन था ईस्ट अफ्रीका का। अब उसके बाद हमारे पास जो है 1960 से ये जो 6 हमारे पास जो पिछली कंट्रीज़ हमने अभी पढ़ी, ठीक है, युगांडा, तंजानिया, मलवाई, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, ये जो कंट्रीज़ थी इनको इंडिपेंडेंस मिली वन आफ्टर द अनदर। ठीक हो गया कि एक दूसरे के बाद पहले एक को मिली, फिर दूसरे को मिली, फिर तीसरे को मिली, इस तरह से इनको इंडिपेंडेंस मिलती गई। और ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा एंड मलवाई में स्वाहिली जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा यूज़ होती है एज अ लिंगुआ फ्रांका। लिंगुआ फ्रांका हमारे पास क्या है? कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। तो इन कंट्रीज़ में ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा और मलवाई में इंग्लिश से ज़्यादा हमारे पास स्वाहिली लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंग्लिश इन स्टेट्स में इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, लेकिन यहाँ पे युगांडा स्टेट में, आई एम सो सॉरी आई मिस्ड अप दैट, कि इन स्टेट्स में हमारे पास जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, लेकिन युगांडा की जो स्टेट है यहाँ पे स्वाहिली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंग्लिश की निस्बत एज अ लिंगुआ फ्रांका। ठीक है, जैसे कीनिया एंड तंजानिया में। ओके, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका। ठीक हो गया। वेस्ट अफ्रीका में हमारे पास नेवर सेटल्ड और ईस्ट अफ्रीका में एक्सटेंसिवली सेटल्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड,
साउथ एशिया। अब एशिया की जहाँ पे कोलोनाइजेशन की बात आएगी वहाँ पे इट इज़ ऑल लिंक्ड टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, अब अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान एंड इंडिया तो हमारे ही माइंड में आ जाता है कि सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में यहाँ पे जो है हमारे पास कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, उनकी लैंग्वेज, उनका एजुकेशन सिस्टम, रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ें हुई। तो यहाँ पे बेसिकली कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहला स्टेप था जो कॉलोनाइजर्स ने लिया इन साउथ एशिया। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया गया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 से ऑनवर्ड। यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराया गया। ओके, मैकक्यूरम कहते हैं, मैकक्यूरम और एट ऑल का मतलब होता है उनके कुछ और साथी, ठीक है, जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा जहाँ से ये रेफरेंस लिया गया। तो मैकक्यूरम कहते हैं कि इंग्लिश हैज़ अ टो होल्ड इन इंडिया, कि इंग्लिश का सिर्फ टो होल्ड था इंडिया में फ्रॉम 1600s when newly formed East India Company established settlements in Madras and Calcutta and later Bombay. ठीक है, company's influence increased during the 18th century and the period of British sovereignty in India lasted from 1765 to 1947. 182 years. More than 100 years, more than 150 years ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है मैकक्यूरम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का सिर्फ टो होल्ड था हमारी कंट्री में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में, लेकिन वो चीज़ें एक्सपैंड कब हुई? अच्छा, 1600s तक सिर्फ जो है वो टो होल्ड था। ठीक है, लेकिन 1700s में वो जो है आगे एक्सपैंड हुआ, उनका जो है वो कंट्रोल एक्सपैंड हुआ, उनका सॉवरेंटी एक्सपैंड हुई। ठीक है, अब ये कैसे एक्सपैंड हुई? जब उन्होंने जो है वो उसको लेटर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उन्होंने और चीज़ें करना स्टार्ट किया, एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्होंने, अच्छा अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रिटिश राज कहा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, ये जो ब्रिटिश सॉवरेंटी रही है ऑन साउथ एशिया, इसको हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं, और ये कब से रही? 1765 से 1947 तक रही, यानी कि ओवरऑल 182 ईयर्स इन्होंने हम पे हुकूमत की। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1835 में हमारे पास इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम आ गया। इंडिया वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड विद इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, कब हुआ? 1835। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब जाहिर सी बात है, जब एक एजुकेशन में इंडियन एजुकेशन में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आ गई तो ऑब्वियसली दे स्टार्टेड गेटिंग अ होल्ड इन दैट। ठीक है, हिंदी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, लेकिन इंग्लिश वहाँ की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। हिंदूज़ ने, यानी कि इंडियंस ने, हमारे पास उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको चेंज नहीं होने दिया, उन्होंने उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज ही रखा, लेकिन उनकी जो इंग्लिश थी वो एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। उसके बाद इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश हो गई। इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश को इंडियन एक्सेंट में यूज़ करना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अगर हम इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश की बात करें या फिर हम किसी और कंट्री को लेके ऐसे बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने इंग्लिश को उस नेटिव लैंग्वेज के एक्सेंट में ढाल लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ पैसिफिक, इन कंट्रीज़ में जो इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स का वो कब स्टार्ट हुआ? लेट 18th सेंचुरी, यानी कि लेट 1700s, यानी कि 1750 से ऑनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर स्टैमफोर्ड रेफल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि ये जो है ये कॉलोनाइजर से क्लोजली रिलेटेड जो बंदा था वो ये था, सर स्टैमफोर्ड रेफल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ पैसिफिक की, अब यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश है वो 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में यहाँ पे इंग्लिश का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ। और वो इन्फ्लुएंस हुआ कैसे? एक्सपीडिशंस ऑफ सी फेयरिंग जेम्स कुक। अच्छा, अब जेम्स कुक कौन था हमारे पास? जेम्स कुक वाज द डिस्कवरर ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
कि ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था। अब वो बंदे के एक्सपीडिशंस की वजह से उसके जो वो जो बंदे लेके आता था अपने जो आर्मी बना के लाता था, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ। मेनली इन्वॉल्व टेरिटरीज जो थी इस इंग्लिश इन्फ्लुएंस में वो कौन कौन सी थी हमारे पास? सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जो इन्वॉल्व थी हमारे पास इन सारी की सारी जो है एक्सपीडिशंस में। अब इन सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली 1946 में, 1947 में हमें मिल गई, 1946 में इनको मिल गई, बट स्टिल दे हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश। अब इनके जाहिर सी बात है 182 ईयर्स के रूल के बाद अगर कोई बंदा अब वो कंट्री छोड़ के जा रहा है तो ही मस्ट बी लीविंग सम इन्फ्लुएंस ऑफ दैट थिंग बिहाइंड, ठीक है। तो वो जो इन्फ्लुएंस था ना ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का, वो इनकी ज़बान पे कहीं ना कहीं रह गया। अब स्टैनफोर्ड रैफल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट रोल था उनका सिंगापुर को एक ब्रिटिश कॉलोनी बनाने में, जो कि उन्होंने 1918 में किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हमारे पास जो है स्पेनिश अमेरिकन वॉर जो है वो 19th सेंचुरी में ख़त्म हुई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस ने जो है वो फिलीपींस के ऊपर हुकूमत कर रहा था, लेकिन स्पेनिश अमेरिकन वॉर जो थी वो 19th सेंचुरी में एंड हुई। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड डायस्पोरा एंड द सेकेंड डिस्पर्सल, जहाँ पे हमने कॉलोनाइजेशन के थ्रू जो है वो सारी की सारी डिस्पर्सल ऑफ इंग्लिश को पढ़ा। एंड मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में आपको ये चीज़ें समझा सकूँ। एंड अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो you can comment down below and I will answer all the questions you have, and I will see you in the next one. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you for watching.